एक तरफ केपीएस गिल को सुपर कॉप कहा जाता था जी, दूसरी तरफ कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा जी ये हजारों बेगुनाहों के कत्ल से इनके हाथ रंगे हैं। इस पे क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है? केपीएस गिल ने खुद ये कहा सरकार से कि मैं तभी जाऊंगा अगर आप मुझे खुली छूट दें। पंजाब में क्या हुआ कि केपीएस गिल को आपने इतना टफ टास्क दिया कि आपको टेररिज्म खत्म करना है, और जब पॉलिटिकल केओस था, स्थिति सामान्य नहीं थी, लोगों को मारा जा रहा था, एक तरफ जो है टेररिज्म था, हिंदू मारे जा रहे थे, एक तरफ सिख मारे जा रहे थे, एक तरफ पुलिस इन्फॉर्मर थे वो लोग मारे जा रहे थे, तो इन्होंने खुली छूट दे दी, इन्होंने डेथ स्क्वाड्स बनाए, इन्होंने एक और चीज़ की, इन्होंने बाउंटी सिस्टम लाया। पंजाब पुलिस के एक बहुत आला अधिकारी पूर्व से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि ये जो फिल्म आई है सतलुज, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो काफ़ी देर तक वो सोचते रहे और उसके बाद कहा कि अच्छी चीज़ों के साथ उन्होंने बोला बुरी चीज़ें भी होती हैं लेकिन मैं ये कैमरा पर नहीं बता सकता, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोला जैसे सारे भाई एक तरह से नहीं होते, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सारे पुलिस वाले भी बराबर नहीं थे। तो जब किसी को ज़्यादा पावर दे दी जाती है तो सबको वो पावर हजम नहीं होती। कांस्टेबल को पता है कि मैं सब इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, तो अगर वो सीधा उसको कोई नहीं मिल रहा तो वो किसी को ही उठा लेगा। मैं आपको जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी बताऊं जितना मुझे पता है, और मैंने कई पत्रकारों से भी बात की पंजाब में, मेरे दोस्तों से बात की, उन्होंने भी मेरे को और इन्फॉर्मेशन दी जो पब्लिक नॉलेज नहीं है। सितंबर 95 का वक्त था, आई थिंक 6 सितंबर था, और ये अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, कार अपनी धो रहे थे, और उसी वक्त 2 गाड़ियाँ आती हैं और इनको अगवा करके ले जाते हैं। और उस वक्त ये ज़माना था कि तरन तारण और पट्टी जो है अमृतसर का ही पूरी तरीके से हिस्सा था, और ये जो पुलिस थी ये तरन तारण से आई थी, वहाँ के एक पुलिस स्टेशन से ये टीम थी, और इनको अगवा किया गया। अब ये कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होती है कि ये जो पूरा वाकया है ये बाहर आता ही नहीं। एक इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं सत्येंद्र बैस, वो एक व्यक्ति से मिलते हैं जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है कुलदीप सिंह, और कुलदीप सिंह जो है सत्येंद्र बैस को कहता है कि मुझे मेरे अधिकारियों ने बोला कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो आपको कांस्टेबल बना दिया जाएगा। तब राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी ज़रा समय कांग्रेस की सरकारें थी। केंद्र सरकार उस समय जिम्मेदार बताई जाती है कई विशेषज्ञों के द्वारा। आप इसमें क्या सोचते हैं, क्या हालातों को और अच्छे से संभाला जा सकता था? मैंने इस पे 3 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं खालिस्तान पे, और जो जितने लोगों से मैंने बात की, मैंने रॉ के लोगों से बात की जो खालिस्तान ट्रैक करते थे इंडिया में भी और बाहर भी, मैंने आईबी के लोगों से बात की, मैंने पंजाब पुलिस के अधिकारियों से बात की, और मैंने खालिस्तानियों से भी बात की, और मैंने ये पाया कि ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल फेलियर था। अब 2 ऑपरेशन मैं कहूँगा कि जो ब्लैक थंडर 1 हुआ 86 में और ब्लैक थंडर 2 88 में हुआ, तब भी उसमें गोल्डन टेम्पल को उतनी ज़्यादा जो है हानि नहीं आई, ज़्यादातर लोगों ने सरेंडर कर दिया, कुछ लोग जो है मारे गए, लेकिन ब्लू स्टार की इस तरह जितना बड़ा ऑपरेशन था या जितना डिस्ट्रक्शन उस वक्त हुआ उतना ब्लैक थंडर 1 और 2 में नहीं हुआ। अपने खान पान, जिंदा दिली और गुरुद्वारों में चलने वाली लंगर सेवा के लिए दुनिया भर में मशहूर पंजाब के इतिहास की किताब में कुछ स्याह पन्ने भी हैं। एक ऐसा दौर जिसमें चरमपंथ ने सिर उठाया और अमन को निगल लिया। 80 और 90 के दशक में इस दौर ने क्या नहीं देखा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, केपीएस गिल, लापता नौजवान, लावारिस चिताएं और जसवंत सिंह खालड़ा की वो मुहिम जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आज करीब 30 साल बाद सतलुज के पानी में उतरकर टटोलते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज वो कहानियां जो हर पीढ़ी के लिए जरूरी हैं। सीक्रेट फाइल्स में इस खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आदित्य राजकौल। आदित्य, स्वागत है आपका। फिल्म आई है सतलुज, जो एक लंबी लड़ाई के बाद तकरीबन 3.5 साल उसकी लंबी लड़ाई होती है, फिर एक दिन OTT पर आती है और अगले 48 घंटे में हटा ली जाती है। जी, दिलजीत दोसांझ लगातार उस फिल्म के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं कि अब इस फिल्म को हर कोई देख कर रहेगा। तो आपने वो फिल्म देखी, आप क्या सोचते हैं कि वो फिल्म आई और क्यों हटा ली गई? देखिए मुनीश, मैंने फिल्म देखी, फिल्म के आने के 48 घंटे बाद ही वो OTT से हट गई, बैन लग गया उस फिल्म पे। मुझे नहीं पता कि बैन क्यों लगा, और अगर बैन लगना भी चाहिए था तो फिल्म क्यों बनी, जो पूरा प्रोसेस उसका रहा, पहले से ही सरकार अलर्ट क्यों नहीं थी, और इसके पीछे क्या मंशा है ये तो सरकार ही स्पष्ट कर सकती है। लेकिन क्योंकि बैन लगने के बाद
ये फिल्म और ज़्यादा प्रचलित हुई। मेरा इस पे मानना, मैं दो राय रखता हूँ इस पे। अब लोग कहेंगे कि मेरी हिपोक्रेसी है कि दो राय कैसे, मैं इसको जस्टिफाई करूँगा। पहली राय तो ये कि आम नागरिक के तौर पे, चाहे वो हिंदुस्तान का नागरिक हो, जम्मू कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उस पर भी मापदंड है कि अगर आप आतंकवाद का समर्थन करेंगे, अगर आप अलगाववाद का समर्थन करेंगे तो गलत है। उसमें चाहे वो फिल्म हो, सीरियल हो, OTT हो, आर्टिकल भी हो, वो इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और सॉवरेनिटी के खिलाफ है। लेकिन मैंने ये लगभग 2.5 घंटे की जो फिल्म है देखी, इसमें आप सवाल उठा सकते हैं, इसमें आप उनके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन इस पे चर्चा भी हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा रीज़न था बैन करने का, क्योंकि बैन करने के बाद भी सरकार की मंशा रही होगी कि ये पंजाब में ज़्यादा चले ना, इससे प्रवोक ना हो लोग, वायलेंस ना हो, जो मैं समझता हूँ। लेकिन ये तो फिल्म और ज़्यादा प्रचलित हो गई, और ज़्यादा चलने लगी। मैंने ये फिल्म एक हिस्टोरिकल लेंस से देखी, तो अब मैं एज ए नेशनल सिक्योरिटी जर्नलिस्ट भी आपको कहूँ, जो मेरी सेकेंड ओपिनियन है, वो ये है कि हो सकता है, मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा कि होगा, हो सकता है कि कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिससे प्रोवोकेशन हो जाए, जिससे अभी भी पूरी तरीके से सामान्य स्थिति नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि पंजाब में खालिस्तान अभी भी जिंदा है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो बाहर हैं और वो पंजाब में लोगों को उकसा रहे हैं। कोशिश ये रही है कि किसी तरीके से सिखों और हिंदुओं के बीच में बंटवारा हो जाए, सिखों को बोला जाए कि नहीं भाई, आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव ना करो। तो सरकार को ये लगा होगा कि किसी तरीके से पंजाब पुलिस को ये फिल्म जो है एक अलग नज़रिए से दिखा रही है, और वो अभी की पंजाब पुलिस के लिए जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और जो एक रिपरकशन होता है ना, कई फिल्मों के बाद इमोशंस टूट पड़ते हैं, कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हों, टेरर ग्रुप्स हों, सेपरेटिस्ट हों, जो चाहें कि भाई स्थिति फिर से खराब हो। अभी भी हमने देखा है आमतौर पे कभी कभी छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, किलिंग्स होती हैं, पंजाब में होती हैं अभी भी। तो इसके बाद और ना उकसाया जाए, इसलिए मुझे लगता है सरकार ने बैन लगाया। लेकिन ज़ाती तौर पे अगर आप मुझे पूछें, क्या होता है ना कि एक कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में, क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ, हमारा भी आतंकवाद से वास्ता रहा है, हम खुद विक्टिम रहे हैं आतंकवाद के। पंजाब में भी एक ये दो कहानियाँ हैं। एक कहानी तो बिल्कुल सच है खालिस्तान की, पाकिस्तान के जो डीप स्टेट है, ISI है, वो उकसाता रहा, स्पॉन्सर करता रहा। अब आप कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं, भाई आइडियोलॉजी भी थी। फिर एक अहम पहलू जिस पे हम बात करेंगे, चाहे वो ब्लू स्टार हो, 84 हो, फिर उसके बाद जो इंदिरा गांधी को मारा गया, सिखों के साथ जो पूरी तरीके से कत्लेआम किया गया दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया की अलग अलग जगहों पे, गलत था। और तब से ये अंदर से सिख समुदाय में भी एक बहुत, मुझे लगता है कि एक तड़प आप इसे कहें, आप इसे गुस्सा कहें, ये रहा है और आज भी है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि मानव अधिकारों का हनन भी हुआ। अब आप लार्ज स्केल सिक्योरिटी ऑपरेशन अगर करेंगे और उसमें आपको इतने बड़े लेवल पर जो है आतंकवाद को और सेपरेटिज्म को ख़त्म करना है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो होगा। कोई भी साफ छवि के लोग नहीं होते। आजकल भी जो जंग होती है या काउंटर टेररिज्म मेजर्स होते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या दुनिया में कहीं पर भी हो, वहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसी किलिंग्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन होती हैं। आप आज के पाकिस्तान में देख लीजिए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, आज ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है। लोगों को मारा जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, वहाँ पर भी यही मिलिट्री ऑपरेशन दिया जा रहा है। और यही सच जो बहुत लोग नहीं बोलते कि एक तरीके से मानव अधिकारों का हनन हुआ, जसवंत सिंह की हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी और हिंदुओं को भी मारा गया। और जो 84 में हुआ और जो सिखों के खिलाफ हुआ, मैं नहीं मानता कि वो हिंदुओं ने किया था। उसमें आप कांग्रेस पार्टी का रोल कह सकते हैं, उसमें आप कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का रोल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन्होंने सिखों के साथ कोई जो है बरपर्दा नहीं की। हाँ, हिंदू समुदाय के लोग जो एक विशेष आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी में थे, वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व थे और वो गलत था। आज भी 40 साल बाद जो है ये केसेस अभी चल रहे हैं, कुछ में कन्विक्शन हुआ है, लेकिन कुछ अभी भी चल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो राजीव गांधी का वो बयान था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसको किस मायने में लिया,
और उसके बाद दिल्ली में और आसपास कत्लेआम शुरू हो जाता है सिखों का, जिसको कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, जैसे आप कह रहे हैं। और उसका खामियाजा पंजाब में हज़ारों हिंदुओं को भुगतना पड़ा जी। उनकी मतलब उनको भी जो पाकिस्तान ने जो चरमपंथी थे उनके थ्रू काफ़ी हिंदुओं की हत्या पंजाब में होती रही, जैसा आप भी बता रहे हैं। तो जैसे 84 का दंगा गलत था, वैसे ही पाकिस्तान ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। पंजाब में जो तब के युवा थे जिनके पास उस वक्त जो बेरोज़गार रहे होंगे, उनको हथियार दिए ताकि उस मूवमेंट को और बड़ा करके पंजाब स्टेट को पंजाब से अलग किया जाए, देश से अलग किया जाए, भारत से जी। और ये कहीं ना कहीं जब से बांग्लादेश पाकिस्तान के हाथ से निकला है, उन्हीं की गलतियों की वजह से वो चाहते हैं कि भारत से वो पंजाब और कश्मीर, मतलब वो सारा दिन यही सपना लेते रहते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान वाले। आपको क्या लगता है, क्योंकि उस वक्त तो पंजाब के लोगों ने ही ISI समर्थित ये जो मतलब लोग थे उस मुहिम को कामयाब नहीं होने दिया। अब चूँकि ये फिल्म आई है, इस फिल्म को रोक भी दिया गया और कुछ संगठन कह रहे हैं जी नहीं रोकना चाहिए था, कुछ कह रहे हैं कि रोकना चाहिए था। तो आगे अब क्या होगा इसके ऊपर? मुझे लगता है ज़ाती तौर पे अगर ये फिल्म रिलीज़ होती OTT पर और फिर चली जाती एज ए नॉर्मल फिल्म तो कोई इतना हाहाकार नहीं मचता। नॉर्मल एक पंजाब या किसी भी देश के कोने की फिल्म थी, उस पर आप क्रिटिसाइज कर सकते थे, आर्टिकल लिख सकते थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आप एक इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट फिल्म के खिलाफ बिल्ड कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये उस तरीके की कोई फिल्म नहीं थी जिसको आपको बैन कर देना चाहिए था। ये आती, ये निकल जाती, लोगों को पता नहीं चलता। क्योंकि बैन किया गया, सरकार का इतना बड़ा कड़ा कदम हुआ, उसके बाद अब ये हर व्हाट्सएप पे है, हर फेसबुक पे है, हर इंस्टाग्राम पे है, हर जगह है और फ्रीली हर उम्र का ये व्यक्ति पंजाब में ही नहीं दुनिया भर में ये फिल्म देख रहा है और ज़्यादा चर्चा का विषय ये बन गया है। अब आपका पहला सवाल राजीव गांधी को लेकर, आपने कहा कि राजीव गांधी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती जो है हिलती है। इसका सीधा जो है उद्देश्य यही था कि आप जो हैं जो भी करें या जिस भी तरीके की कार्रवाई कांग्रेस के जो लीडर्स कर रहे हैं या एक्टिविस्ट कर रहे हैं जिसमें सिखों को मारा जा रहा है, तो इसमें खुली छूट दी जा रही है और ये स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है कि सिखों का जो जेनोसाइड हुआ दिल्ली की सड़कों पर, एथनिक क्लिंजिंग हुआ, पूरी तरीके से उनको मारा गया। बहुत लोग इसको राइट कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कम्युनल राइट। ये राइट नहीं था, ये जेनोसाइड था जिसमें सिखों को पूरी तरीके से जो है मारा गया, निहत्थे सिखों को। और सालों तक, कई सालों तक कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी। तो कितने सालों तक इनको जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिली। लेकिन इसका पैराडॉक्स है, और पैराडॉक्स ये है कि इतना बड़ा 84 का जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इंदिरा गांधी को इतनी मर्मरता से जो है मारा गया दिल्ली की सफदरजंग लेन में, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा बार बार कांग्रेस की सरकार पंजाब में आई, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, हाल ही में अभी वो बीजेपी में है, या बाकी जो नेता हैं बार बार वहाँ पर पंजाब में आए। अब दूसरी बात जो आपने की वो इतिहास की है और वो सतलुज की है। अब मैं जसवंत सिंह की कहानी पे आऊँगा, लेकिन जसवंत सिंह की कहानी समझने के लिए और पंजाब की कहानी समझने के लिए हमें इतिहास पे जाना पड़ेगा। और इतिहास शुरू 84 से नहीं होता, ब्लू स्टार से नहीं होता। इतिहास जो है पंजाब का गुरु नानक से शुरू होता है। और गुरु नानक जो थे उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। उन्होंने सिखों और हिंदुओं को साथ में चलने की पूरी तरीके से सीख दी। गुरु ग्रंथ साहिब में पूरी तरीके से जो है राम का जिक्र किया गया है। हमने देखा कैसे चाहे वो गुरु अर्जन देव हों, गुरु तेग बहादुर हों, गुरु गोविंद सिंह हों, उन्होंने अपने जान दे दी पूरी तरीके से सिख समुदाय के लिए, हिंदू समुदाय के लिए, लेकिन सबसे बड़ा भारतवर्ष के लिए। अब आज कनाडा में बैठ के, अमेरिका में बैठ के कोई चरमपंथी कह सकता है कि भाई खालिस्तान है या पंजाब में खालिस्तान होगा, वो मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ गालियां वहां बैठ के दे सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन आज का जो पंजाब है वो कभी खालिस्तान समर्थन नहीं करेगा। उनमें सवाल जरूर होंगे,
उनमें गुस्सा जरूर होगा, लेकिन यही इंडिया की डेमोक्रेसी की खासियत है कि हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास सरकार है, हमारे पास ऐसे ऐसे डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म है जिसके तहत चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किन के साथ भी गलत हुआ उनकी सुनवाई होगी। हाँ, सिखों के साथ बहुत गलत हुआ और कई दशकों तक जो है उनको न्याय नहीं मिला। मैं खुद कश्मीरी पंडित होकर ये कह रहा हूं, हमें तो बिल्कुल ही न्याय नहीं मिला। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि सिखों के साथ गलत हुआ, उसमें न्याय होना चाहिए। और जो 40 साल से ये केस चल रहे हैं, इनको आप अर्जेंट लेवल पर इसकी हियरिंग करिए और कहिए कि अगले 1 साल में हम सब खत्म करेंगे। इसको पेंडिंग रखने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपने जो ये वूंड है, ये जो जख्म है, इसको आप कुरेद रहे हैं, बार बार कुरेद रहे हैं। इसको कुरेदने से कुछ नहीं निकलेगा। अब हमने सिख इतिहास की बात की, हमने कहा कि कैसे गुरु तेग बहादुर ने हिंदुओं को बचाने के लिए अपना शीश दे दिया। हिंद की चादर उन्हें कहते हैं। और आज भी चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या हिंदू पूरे दुनिया भर में हो, वो सलाम ठोकते हैं गुरु तेग बहादुर को और सिख समुदाय को। किस लिए? उनके दलेरी के लिए। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, हिंदू समुदाय के लिए और सिखों के लिए तो है ही अपनी जान की कुर्बानी दी थी। लेकिन उसके बाद अगर हम ब्रिटिश रूल में आते हैं तो बहुत ऐसी कोशिशें हुई, खासकर 1857 के बाद, जहां ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि पंजाब में खासकर सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में जो है दरार पैदा की जाए। एक सेपरेट फोर्स जो है सिखों की जो है वहां पर खड़ी की गई और हिंदुओं को अलग जो है किया गया, जो पहले ऐसा नहीं था। और उसके बाद हमने देखा कैसे बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। करतारपुर हो गया, या बहुत बड़े बड़े जो गुरुद्वारे थे वो पंजाब में रह गए, यहाँ पर स्वर्ण मंदिर आए, यहाँ पर दुर्गियाना आया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्मारक भी आए, जलियांवाला बाग आया। और उसके बाद हमने देखा कि 1970s के पहले, 1960s के एंड में जगजीत सिंह चौहान जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, वो इलेक्शन हारते हैं। और इसमें कश्मीर और इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ है सैयद सलाउद्दीन, यूसुफ शाह भी उसको कहते हैं, वो 87-88 में इलेक्शन हारा। उसकी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट थी, MUF। यासीन मलिक उसका जो है पोलिंग एजेंट था। वो इलेक्शन हारा, उन्होंने बंदूक पकड़ ली। यहां पर बंदूक तो नहीं पकड़ी गई जगजीत सिंह चौहान ने, लेकिन 60s के एंड में और 70s की शुरुआत में उन्होंने शुरुआत की एक खालिस्तान की मुहिम की। तो वो सबसे पहले एक प्रोपोनेंट बने और उन्होंने कहा कि ये खालिस्तान होना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उन्होंने अर्ली 70s में इश्तिहार दिए और कहा कि एक सेपरेट स्टेट जो है पंजाब का होना चाहिए, खालिस्तान बनना चाहिए। उसके बाद हमने 73 में देखा कि आनंदपुर रेजोल्यूशन आया और शिरोमणि अकाली दल जब कांग्रेस से हारी, उन्होंने आनंदपुर रेजोल्यूशन मांगा और उसमें कहा कि इकोनॉमिक स्ट्रेस जो पंजाब को है, खासकर जो हमारे किसान हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत सफ़र कर रहा है, बाकी और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, इसके तहत हमें ऑटोनॉमी चाहिए। कई ऐसे सेक्टर्स हैं उसमें ऑटोनॉमी चाहिए। भारत सरकार ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। इसमें कहा गया कि इसमें जो है थोड़ा सा सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, अगर आज इस डिमांड को मान ली जाती है कल को कुछ भी हो सकता है। आपने जम्मू एंड कश्मीर में भी यही देखा। आर्टिकल 370 और 35A क्या था? वो ऑटोनॉमी का ही एक जरिया था कि आपने कुछ अहम ऐसी चीजें हैं इंक्लूडिंग सिक्योरिटी और होम और डिफेंस, वो आपने जम्मू कश्मीर की सरकार को दे दिया और 2019 में वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और अब हमने देखा वायलेंस का ग्राफ पूरी तरीके से कम आ गया। अब जब ये खालिस्तान की शुरुआत हुई, आनंदपुर रेजोल्यूशन आया, इसमें धीरे धीरे एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जो पूरी तरीके से कोशिश करने लगा कि एक सिख अलग स्टेट होना चाहिए, हमें भारतवर्ष के साथ जो है नहीं रहना है। और इसकी धीरे धीरे संगोष्ठियाँ की गई, कुछ जो है मिलिटेंट एलिमेंट्स भी एक्टिव हुए। और इसका सबसे बड़ा एक जो एलिमेंट रहा 82 में, एक हाईजैकिंग हुई एयरक्राफ्ट की, जिसमें उन्होंने बोला कि हम खालिस्तान चाहते हैं। और उसके बाद हमने 84 की घटना देखी। अब सरकार ये फैसला लेती है और इंदिरा गांधी की उस वक्त सरकार होती है कि ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके साथ कोशिश बहुत होती है नेगोशिएशन करने की, लेकिन बातचीत काम नहीं आती। और फिर इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से छूट दे दी जाती है कि आप ऑपरेशन ब्लू स्टार कीजिए। और ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जाता है, गोल्डन टेम्पल पे हमला किया जाता है, उसमें कई लोगों की मृत्यु होती है। और आज भी एक डिबेटेबल
चैप्टर है, कुछ लोग कहते हैं 80 लोग मारे गए, कुछ कहते हैं 500 लोग मारे गए, कुछ कहते हैं कि 4,500 लोग इस पूरे वाक़ये में जो है मारे गए। लेकिन भिंद्रनवाले का अंत वहाँ पर हो गया। लेकिन इसके बाद भी जो ये चरमपंथी वर्ग है पंजाब में या फिर डायस्पोरा में से एक डायस्पोरा में, ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। ब्लू स्टार ने जो किया वो आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, आज मैं आपको कहता हूं, और आप तो खुद पंजाब से हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा कि आज के पंजाब में खालिस्तान का जिक्र नहीं है। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 80 to 90% वो खालिस्तान नहीं चाहती। लेकिन अगर उसी 80-90% पॉपुलेशन से आप ब्लू स्टार के बारे में जिक्र करेंगे तो आज भी वो दर्द है, आज भी वो खौफनाक मंजर याद है, और आज भी वो याद करते हैं कि जैसे ये हुआ ये बहुत गलत है। और फिर हमने देखा उसके बाद मल्टीपल ऑपरेशंस, इसके बाद और हुए। हमने ब्लैक थंडर देखा 86 में, 88 में हमने KPS गिल को देखा आते हुए, जब पूरी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर और मशीनरी खत्म हो गई। हमने देखा कि एक तरफ जो है सिख मिलिटेंट सिर्फ गोल्डन टेम्पल नहीं, अलग अलग गुरुद्वारों में अपना ठिकाना जो है पूरी तरीके से बना रहे थे पंजाब में। हमने देखा हिंदुओं पर जो है प्रहार होने लगा। एक तो 84 की घटना थी, और उसके बाद हमने लेट 80s और अर्ली 90s में देखा कि कैसे चुन चुन के जो है हिंदू समुदाय को वहाँ पे बसों से, ट्रकों से, गाड़ियों से, ट्रेनों से निकाल निकाल के मारा गया। टारगेटेड किलिंग की गई। अगर बस में 40 लोग जा रहे हैं, उनसे ID चेक किए गए, बोला आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप सिख हैं तो आप जा सकते हैं, आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया जाएगा। ये एक पहलू है। अब 90s का जो चैप्टर है उसमें एक अलग ही रंग पंजाब में आया। सरकार ने ये देखा कि ये जो चरमपंथी वर्ग है, सेपरेटिस्ट हैं, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहे। इनको फॉरेन फंडिंग भी आ रही है, कुछ चीज़ें सरकार की तरफ से भी गलत हुई, तो टेररिज्म को क्रश करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी। अगर ये नहीं किया गया तो आगे इतिहास में कुछ बड़ा हो सकता है। तब राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी ज़रा समय कांग्रेस की सरकारें थी। क्या उस वक्त की सरकारें कई हमें जो सुरक्षा के जो रॉ के बड़े ऑफिसर कह लीजिए या IB के ऑफिसर्स कहते हैं कि गवर्नमेंट उन दिनों में संभाल नहीं पाई, नहीं तो 84 ब्लू स्टार नहीं होता। भाई आप उनकी धार्मिक जगह में टैंक नहीं घुसा सकते जी। तो ये कई तरह की मतलब बातें बाद में होती रही कि आपने उस चीज़ को और बढ़ा दिया। पंजाब के हालात ख़राब करने में केंद्र सरकार उस समय जिम्मेदार बताई जाती है कई विशेषज्ञों के द्वारा। आप इसमें क्या सोचते हैं कि हालातों को और अच्छे से मतलब संभाला जा सकता था? और उसके बाद जिस तरीके से और गुस्सा भड़का होगा, पहले ही जो हो चुका था, यानी इंदिरा गांधी की हत्या यहाँ पे होती है ब्लू स्टार के बाद, उसके बाद पंजाब में कई हिंदुओं की हत्या होती है, कई सिख युवा भी गायब होते हैं। जसवंत सिंह खालड़ा की बात हम आगे करेंगे, जिनका रोल दिलजीत ने निभाया है। तो कुल मिला के क्या सरकार ने उस वक्त हालातों को अच्छे से नहीं संभाला? ये बड़ा सवाल उठता है। देखिए, सिंपल मैं आपको बताऊं, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ सिख हिस्ट्री का, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ पंजाब का, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं बोलूँ, मैंने इस पे 3 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं खालिस्तान पे। और जो जितने लोगों से मैंने बात की, मैंने रॉ के लोगों से बात की जो खालिस्तान ट्रैक करते थे इंडिया में भी और बाहर भी, मैंने IB के लोगों से बात की, मैंने पंजाब पुलिस के अधिकारियों से बात की, और मैंने खालिस्तानियों से भी बात की। और मैंने ये पाया कि ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल फेलियर था पंजाब में, राजनीतिक फेलियर था, क्योंकि सबसे पहले राजनेताओं की ये भूमिका है कि उन्होंने बातचीत करके, डिप्लोमेसी करके चीज़ों को सुधारना है। कश्मीर में भी यही हुआ और पंजाब में भी यही हो रहा है कि एक तरीके से एक इंटरनल एक सिचुएशन इतनी ख़राब की गई पॉलिटिकल गेन्स के लिए कि पंजाब को इन्होंने तबाह कर दिया। एक किलिंग फील्ड्स कहते हैं ना, जहाँ पर चावल उगता है, जहाँ पर गेहूं उगता है, वहाँ खून की नदियाँ पूरी तरीके से बहने लगी पंजाब में। और ये इतिहास कैसे लोग जो हैं पूरी तरीके से जुठला दें या किस तरीके से भुला दें, आसान नहीं है।
अगर इतने बड़े लेवल पर परिवार तबाह हो गए, लोगों को मारा गया, चाहे वो आतंकवादियों ने किया हो या पुलिस ने किया हो या आर्मी ने किया हो, इसको बुलाना तो बहुत मुश्किल है। आप कहीं टीवी पे डिबेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना जो है परिवार का सदस्य खोया है वो तो हमेशा उसको याद रखेगा। तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर रहे या प्रधानमंत्री रहे, उनका पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल फेलियर रहा, और क्योंकि उनके हाथ में स्थिति जो है रही नहीं, बाहर निकल गई, तो उन्होंने आर्मी को ले आया, उन्होंने पुलिस को ले आया और उनकी जिम्मेदारी कर गई। अब दूसरा फेलियर क्या रहा? अब आर्मी को तो आपने निर्देश दिया, जो आर्मी को आप निर्देश करेंगे आर्मी वो करेगी, आर्मी का वो रोल नहीं था, लेकिन आर्मी से आपने करवाया। उसके बाद आपने पुलिस को पूरी तरीके से कमान दे दी। अब दो ऑपरेशन मैं कहूंगा कि जो ब्लैक थंडर 1 हुआ 86 में और ब्लैक थंडर 2 88 में हुआ, तब भी उसमें गोल्डन टेम्पल को उतनी ज्यादा जो है हानि नहीं आई, ज्यादातर लोगों ने सरेंडर कर दिया, कुछ लोग जो है मारे गए, लेकिन ब्लू स्टार की इस तरह जितना बड़ा ऑपरेशन था या जितना डिस्ट्रक्शन उस वक्त हुआ, उतना ब्लैक थंडर 1 और 2 में नहीं हुआ। उसके बाद आपने अर्ली 90s में इस वक्त केपीएस गिल जो है आ जाते हैं। केपीएस गिल जो है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 57 बैच के नॉर्थ ईस्ट के, आई थिंक मेघालय या किसी आसाम काडर के थे, और ज्यादातर वो नॉर्थ ईस्ट में रहे, लेकिन उनको सरकार ने लाया और दिल्ली की सरकार ने उन्हें पूरी तरीके से छूट दी। और केपीएस गिल ने खुद ये कहा सरकार से कि मैं तभी जाऊंगा अगर आप मुझे खुली छूट दें, क्योंकि अगर टेररिज्म को टैकल करना है, ये नॉर्मल पुलिसिंग वर्क की तरह नहीं होगा, इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग फोकस्ड अप्रोच, नो नॉनसेंस अप्रोच करनी पड़ेगी और खुली छूट देनी पड़ेगी। तो केपीएस गिल अर्ली 90s में जो है पूरी तरीके से डीजीपी जो है बनाते हैं। आई थिंक उनका 2 बार वहां पर कार्यकाल रहा, और उन्होंने अपनी जो पंजाब पुलिस है उसको पूरी तरीके से छूट दे दी कि आप आतंकवादियों को मारिए, आप उनको अरेस्ट करिए, आप उनको खत्म कर दिए, नष्ट कर दीजिए, ये आपका टास्क है। आप कैसे करें, किस तरीके से करें, लॉ को निभाएं ना निभाएं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और इसी में जो जिसको आज की लैंग्वेज में डेथ स्क्वाड कहते हैं, तो पंजाब पुलिस के अलग अलग डेथ स्क्वाड बने, जिसमें जो है पूरा पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस की अप्रोच से आतंकवादियों को पूरी तरीके से खत्म किया। अच्छा, एक तरफ केपीएस गिल को सुपर कॉप कहा जाता था जी, दूसरी तरफ कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा जी ये हजारों बेगुनाहों के कत्ल से इनके हाथ रंगे हैं। तो जो फिल्म बनी है सतलुज, जिसमें केपीएस गिल एक बिट्टा का कैरेक्टर है, बिट्टा का कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर भी बहुत ही ऐसा है कि वो कैसे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उनसे कैसे चिढ़ जाते हैं और खुला उनको छूट मिली रहती है। तो मतलब इस पे क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है? देखिए, इतिहास में हर जगह हमने देखा है जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पुलिस आर्मी एक तरफ और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एक तरफ, तो ये तो इसमें तालमेल बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन पंजाब में क्या हुआ कि केपीएस गिल को आपने इतना टफ टास्क दिया कि आपको टेररिज्म खत्म करना है, और जब पॉलिटिकल केओस था, स्थिति सामान्य नहीं थी, लोगों को मारा जा रहा था, एक तरफ जो है टेररिज्म था, हिंदू मारे जा रहे थे, एक तरफ सिख मारे जा रहे थे, एक तरफ पुलिस इन्फॉर्मर थे वो लोग मारे जा रहे थे, तो इन्होंने खुली छूट दे दी, इन्होंने डेथ स्क्वाड्स बनाए, इन्होंने एक और चीज़ की, इन्होंने बाउंटी सिस्टम लाया कि अगर आप एक आतंकवादी को मारेंगे आपको 50,000 रुपये इनाम। और वो जो प्रमोशंस की बात होती है कि कई पुलिस वालों ने फेक इनकाउंटर्स करके भी प्रमोशंस आप देखिए 1-2 साल के अंतराल में करीबन 1.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि कितने लोगों को मारा गया होगा, 1.5 करोड़। और उसके बाद हमने देखा कि जो लोअर रंग पुलिस थी, एसपीओ थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनको बोला आप अगर ये करेंगे आपको कांस्टेबल, आप इंफॉर्मेशन दीजिए, आप मारिए, आपको कांस्टेबल बनाएंगे। कांस्टेबल को बोला, हेड कांस्टेबल बोला कि अगर आप ये ऑपरेशन करेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे, आपको इंस्पेक्टर। जहां 15 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं, वहां 1 साल में, 2 साल में उनको सीधा इंस्पेक्टर। इसीलिए फिर ये इसका बेजा इस्तेमाल भी हुआ और कई फेक इनकाउंटर्स भी हुए। देखिए, एक तरीके से आप दाद दे सकते हैं केपीएस गिल की, और कह सकते हैं कि उन्होंने इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा काम किया कि आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ हद तक मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, और इसमें मैं पूरी पंजाब पुलिस को दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे, क्या पता उनको ऊपर से इजाजत थी, क्या पता उन्होंने खुद आपसी रंजिश के लिए किया, ये किसी इतिहास में दर्ज नहीं है।
लेकिन कई ऐसे केस हैं जो सालों बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने भी आए और वो प्रूव हुए कि गलत हुआ था। अच्छा, पंजाब पुलिस के एक बहुत आला अधिकारी पूर्व से मेरी बात हुई, तकरीबन 15 मिनट उन्होंने मेरे से बात की जी। 2-4 दिन पहले, और उन्होंने ये कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये जो फिल्म आई है सतलुज, इस पे आप क्या सोचते हैं? तो काफ़ी देर तक वो सोचते रहे और उसके बाद कहा कि एक तरफ हम पंजाब से गलत ताकतों को ख़त्म कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे कुछ पुलिस वाले ये जो चीज़ आपने बताई कि बेजा इस्तेमाल भी कर रहे थे। मैं मानता हूँ, उन्होंने बोला जी कि अच्छी चीज़ों के साथ उन्होंने बोला बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मैं ये कैमरा पर नहीं बता सकता, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोला जैसे सारे भाई एक तरह से नहीं होते, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सारे पुलिस वाले भी बराबर नहीं थे। तो इस फिल्म में यही दिखाया गया, और ज़्यादातर आप जैसे कह रहे पूरे देश में देखा जा रहा है। तो जब किसी को ज़्यादा पावर दे दी जाती है तो सबको वो पावर हजम नहीं होती। कांस्टेबल को पता है कि मैं सब इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, तो अगर वो सीधा उसको कोई नहीं मिल रहा तो वो किसी को ही उठा लेगा। बिल्कुल। तो वही इस फिल्म में दिखाया गया है। देखिए, मैं आपको जसवंत सिंह खालरा की कहानी बताऊं जितना मुझे पता है, और मैंने कई पत्रकारों से भी बात की पंजाब में, मेरे दोस्तों से बात की, उन्होंने भी मेरे को और इन्फॉर्मेशन दी जो पब्लिक नॉलेज नहीं है। जसवंत सिंह खालरा जो हैं एक्टिविस्ट नहीं थे, नॉर्मल अपनी नौकरी पेशा काम करते थे। ये एक राम नारायण करके एक नेपाली एक बंदे थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनके कांटेक्ट में आए। राम नारायण जो हैं पंजाब के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर और असम के ऊपर, 3 जहां आतंकवाद और इंसर्जेंसीज 3 जगहों पे थी, उसके ऊपर एक किताब बना रहे थे, एक रिसर्च कर रहे थे। उसमें जो विक्टिम्स हैं उनसे जो है सलाह मशवरा कर रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे, डेटा कलेक्ट कर रहे थे। उनके साथ इन्होंने काम किया, लेकिन आखिरकार फिर जब काम साथ में चलते रहे, कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुई, खालरा और उनके कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम खुद ही अब करेंगे। तो खुद वो इंडिविजुअली उन फैमिली से मिले जिनको जो है मिसिंग डिक्लेयर करके या इन्फोर्स डिसअपियरेंस करके उनका कोई डिटेल परिवार को नहीं दिया, लेकिन उनका क्रीमेशन कर दिया गया, जिनको लावारिस किया गया। ये आप लावारिस हैं, लेकिन कुछ एक म्युनिसिपैलिटी का डॉक्यूमेंट था जिसमें उनके नाम, उनके रजिस्ट्रेशन, उनका आईडी डिटेल सब कुछ लिखा हुआ था। ये एक अहम दस्तावेज बना जो सुप्रीम कोर्ट गया बाद में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है सुनवाई की। पुलिस क्या करती थी, खुद पैसा ना खर्चने के चक्कर में वो जो लकड़ियां होती थी या जितना भी खर्चा था जो अंतिम संस्कार किया जाता था, लावारिस लाशें कहकर, वो सारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खाते में डाल देती थी। बिल्कुल। लकड़ी लेने गए, ये कॉर्पोरेशन की है, लेकिन उनको तो रजिस्टर करना है। तो वो जैसे रजिस्टर हो रही थी, पुलिस अपने खिलाफ सबूत खुद ही इकट्ठा कर रही थी। सीबीआई ने जब बाद में छानबीन की तो वो अहम सबूत बने, जैसे आप बता रहे हैं जी। और उसी में पुलिस वालों को सजा भी हुई। बिल्कुल। इवन जसवंत सिंह खालरा केस की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने हर जगह जाकर दुर्गियाना मंदिर का जो शमशान घाट है अमृतसर एरिया में सबसे ज़्यादा कह लीजिए बड़ा और शहर के बीचों बीच है, ऐसे ही पट्टी शमशान घाट, और इन दोनों जगहों पर जाकर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की प्रमुख तौर पर, और बाकी भी गए इधर उधर, लेकिन चूंकि ये बड़े जगहें थी और यहीं पर हिंदू और सिखों की जो है डेड बॉडीज को अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वहाँ से उनको जो कॉरपोरेशन के ये सबूत मिले, इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया है। जो डायरेक्टर हनीत रेहन है, रिसर्च तो उन्होंने अच्छे से की, लेकिन साथ ही साथ विरोध ये भी हो रहा है कि उन्होंने एक साइड में दिखाया कि काफ़ी सिख जो थे उस ज़माने में लापता हो रहे थे और उनको लावारिस कहकर अंतिम संस्कार कर देती थी पुलिस। लेकिन लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें ये भी दिखाया जाना चाहिए था कि कैसे हिंदुओं का भी कत्लेआम हो रहा था जी। जैसे आप बता रहे हैं कि बसों से निकाल कर मार दिया जाना, और गांव में कई हिंदूज को जो है शहर का की तरफ पलायन करना पड़ा, क्योंकि गांव में उनको सेफ महसूस नहीं होता था और काफ़ी हिंदुओं का वहाँ कत्लेआम हो रहा था। बिल्कुल। तो क्या इस पे आप सोचते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको जसवंत सिंह खालरा का बताऊं कि सितंबर 95 का वक्त था, आई थिंक 6 सितंबर था, और ये अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, कार अपनी धो रहे थे, और उसी वक्त 2 गाड़ियां आती हैं और इनको अगवा करके ले जाते हैं। और उस वक्त ये ज़माना था कि तरन तारण और पट्टी जो है अमृतसर का ही पूरी तरीके से हिस्सा था, और ये जो पुलिस थी ये तरन तारण से आई थी, वहाँ के एक पुलिस स्टेशन से ये टीम थी, और इनको अगवा किया गया। अब ये कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होती है कि ये जो पूरा वाकया है ये बाहर आता ही नहीं,
और पुलिस ऑफिशियली बार बार कहती रही कि हम तो जानते ही नहीं, ये तो डिसअपियरेंस का केस है, वो तो गायब हो गया। लेकिन उस वक्त जसवंत सिंह खालरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कर रहे थे, उनके इश्तिहार वहाँ पर बार बार आ रहे थे मीडिया में, और जो अवेयरनेस कैंपेन है फैमिलीज़ के साथ, वो बार बार धरने हो रहे थे। कनाडा गए, वहाँ पर बातचीत की, उनकी जो स्पीच है वो बहुत फेमस है, आजकल यूट्यूब पे भी है। तो ये जो वाकया हुआ 2 महीने तक ये चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त दिया पंजाब पुलिस को कि आप जल्द बताएं और करें, और पर्सनली, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं वो पर्सनली पंजाब गए हैंड डिलीवर करने के लिए नोटिस एसएसपी को और आईजी को। और इसके बाद क्या वाकया होता है कि सीबीआई को ये केस दे दिया जाता है। लेकिन तब भी करीबन 6 महीने से 7 महीने हो जाते हैं। अगले साल मई की बात है कि एक इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं सत्येंद्र बैस, वो एक व्यक्ति से मिलते हैं जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है, कुलदीप सिंह। और कुलदीप सिंह जो है सत्येंद्र बैस को कहता है कि मुझे मेरे अधिकारियों ने बोला कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो आपको कांस्टेबल बना दिया जाएगा। तो बोलता है क्यों, ऐसा क्या साथ देना था, क्या ऑपरेशन था, मिलिटेंट्स को मारना था? तो बोला नहीं नहीं, आपको पता है ना वो जसवंत सिंह खालरा वाला केस, उसमें तो मैं भी था। तो उसने सत्येंद्र बैस को पूरी एक कहानी बताई और कहा कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन जो है एसएसपी के थ्रू हुआ। उसने तो ये भी बोला कि जो केपीएस गिल है वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व थे, केपीएस गिल का इसमें ऑर्डर था, और केपीएस गिल ने खुद जसवंत सिंह खालरा का जो है टॉर्चर किया। अब इसमें सच्चाई क्या है ये भगवान जाने, लेकिन ये जो है पूरा कुलदीप सिंह एक अहम विटनेस सामने आया, और इसने जसवंत सिंह खालरा के केस में पूरी तरीके से एक सच्चाई लाई। अब दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अकाली दल का जो ह्यूमन राइट्स विंग है उसके ये जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट थे। और आज जसवंत सिंह खालरा की जो वाइफ है परमजीत कौर खालरा, उन्होंने प्रेस में आके कहा है कि अकाली दल ने ही सरकार को कहा कि इस फिल्म पे बैन लगा दिया जाए। अब ये बहुत अहम है और इस पे अब जांच होनी चाहिए कि क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया। जाती तौर पे तो मुझे हमेशा लगता है कि ये जो फिल्म है, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से देखी, मैंने इस फिल्म में कोई खालिस्तान का एंगल नहीं देखा। हाँ, ये जरूर देखा कि उन्होंने हिंदुओं के बारे में नहीं बताया, उन्होंने जो मैसिव एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था उसको ठीक नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पहलू से दिखाया। लेकिन एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको एक जाती एक ओपिनियन बताऊं, सालों तक मैं भी कहता था, जो कि सही भी है, कि बॉलीवुड ने या इंडिया में कोई ऐसा फिल्म मेकर नहीं आया जिसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनाई। और बार बार मुझे कहा कि तुम्हें किसने रोका है, तुम बनाओ फिल्म, या बाकी हिंदुओं को किसने रोका है। ठीक है भाई, लेकिन हम क्रिटिसाइज करते रहे। और फिर कश्मीर फाइल्स आई, फिर धुरंधर आई, फिर आर्टिकल 370 आई। तो हर चीज़ का वक्त होता है। जो हिंदुओं के साथ भी हुआ, गलत हुआ, उनके साथ भी नरसंहार हुआ, मैसेकर हुआ, तो उनकी भी कहानी एक दिन आएगी। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पंजाब के इतिहास का। तो उस नज़रिए से मुझे लगता है कि ये फिल्म ज़रूरी था आना। और वो पता है क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में आज भी हम राजनीतिक तौर पे देखते हैं एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो है, ये खालिस्तान वाला या 84 वाला, ये चलता रहता है। इलेक्शन से पहले ये बार बार हर पार्टी करती है, कांग्रेस हो, अपना अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, सब। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो समझता है कि उनके अंदर एक घुटन है, उनकी जो आवाज़ है वो पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। तो उनके लिए ये फिल्म जो है एक बहुत बड़ा एक लाउड स्पीकर का काम करता है, कि उनको भी लगता है कि उनकी जो आवाज़ है इंडिया की डेमोक्रेसी में जो है गूंज रही है। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि इसका कोई सिक्योरिटी रिपरकशन है, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस क्या है मैं आपको बताऊं। मैंने ये पता करने की कोशिश की कि क्या ये गृह मंत्रालय ने किया, क्या ये आईएनबी मिनिस्ट्री ने किया, ये किसने किया। फिर मुझे बताया गया कि पंजाब पुलिस को लगा कि उस वक्त के टाइम पे जो पुलिस वालों ने करतूतें की और किस्से किए, उसका खामियाजा आज की पंजाब पुलिस को ना भुगतना पड़े। मतलब ये फिल्म के बाद कोई ऐसा अटैक, कोई ऐसा रिपरकशन जो है आज की पंजाब पुलिस के खिलाफ ना हो जाए, इसलिए जो है उन्होंने, मुझे लगता है कि एक जरिए से, और आम आदमी पार्टी ने भी या सरकार ने किया होगा, पंजाब सरकार ने, कि ये फिल्म ना आए। लेकिन अब तो हर जगह है। तो सच्चाई तो यही है कि चाहे वो जसवंत सिंह खालरा हो, चाहे वो पंजाब के हिंदू हों, चाहे वो जो भी विक्टिम हो, वहाँ पर सबकी कहानियाँ जो हैं बड़े पर्दे पर आनी चाहिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ये घुटन जो है ये बढ़ती रहेगी।
और इलेक्शन में राजनेता इस पे रोटियां सेकते रहेंगे। हमने कश्मीर में देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी यही सॉफ्ट सेपरेटिज्म करती है, वही हम पंजाब में देखते हैं। आखिर कब तक जो है इस तरीके की राजनीति चलती रहेगी? आज भी हम देखते हैं कि चाहे वो वहाँ के किसान हों, चाहे वो जो खेतों में काम करने वाले लोग हों, आज भी सफ़र करते हैं। आज भी पंजाब की इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से सफ़र करती है। तो जो मेल पॉलिटिकल मुद्दे हैं, पानी से लेकर किसानों तक, वो ना उठा के अगर हम ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति करते रहें, जख्मों को कुरेदते रहें, तो ये गलत होगा। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और 5 नदियों का कहा जाता है, 5 दरियाओं का से पंजाब बना है। और छठा दरिया पाकिस्तान चाहता है नशे का पंजाब में बहे, और जिस तरीके से ड्रोन के ज़रिए नशा भेजा जाता है अभी, उड़ता पंजाब। हाँ, तो बॉर्डर स्टेट होने के चलते और ज़्यादा कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है स्टेट की, और सेंटर की कितनी नज़र होती है किसी बॉर्डर स्टेट पर। और उस बीच में ऐसी फिल्म का आना, फिर बैन होना, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान देख रहा होगा कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठा सकता हूँ। देखिए, पाकिस्तान जो है पंजाब का फ़ायदा 80 के दशक से उठा रहा है। 80 और 90 के बीच में पाकिस्तान की ISI का एक प्लान आया जिसको कहते हैं K2, कश्मीर एंड खालिस्तान। इसमें कश्मीर में तो उन्होंने यासीन मलिक, JKLF, हिजबुल के द्वारा आतंकवाद शुरू किया, और यहाँ पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल और जितनी भी ये तंजीमें हैं, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और आजकल SFJ, तो उनको पूरी तरीके से फंडिंग देती रही, उनको पूरी तरीके से प्रोत्साहन देती रही, बहुत लोगों को पाकिस्तान में शय भी दी। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि खालिस्तान का जो मेन प्रोपेगेंडा है, ये कनाडा, अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया से चलता है, थोड़ा बहुत यूरोप से भी। पंजाब से खालिस्तान का कोई वास्ता नहीं है। आज भी जब गुरबचन सिंह पन्नू को, SFG को कोई काम पंजाब में कराना होता है, चाहे वो छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे वो कहीं पर पोस्टर लगाना हो, चाहे पर कहीं पर छोटा बहुत अटैक करना हो, वो पंजाब के गाँव में जिस युवा के पास नौकरी नहीं है, जो तड़प रहा है, जो डेस्परेट है, उसको पकड़ता है। क्योंकि उसके पास जो एजुकेटेड लोग हैं पंजाब में, वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि वो वायलेंस में आए, वो नहीं चाहते कि वो किसी ऐसी अलगाववादी या आतंकवादी संगठन के साथ काम करें। तो पाकिस्तान का तो 80 के दशक से ये प्लान रहा है। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ 17-18 में जब करतारपुर आया, और करतारपुर इतना बड़ा कदम था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कि सिख जो है फाइनली वहाँ पर जा सकें बॉर्डर क्रॉस करके, और जो है खुली छूट वहाँ पर रही। उस वक्त भी पाकिस्तान ISI का पूरा एक प्लान था कि किसी तरीके से हम कुछ एक वर्ग जो है सिखों का, इनको ब्रेन वॉश करें और सेपरेटिज्म जो है पूरी तरीके से उकसाएं, लेकिन फिर से फेल हो गए। अब आजकल एक और उनका प्लान रहा है, वो कुछ सिखों को वहाँ पर बहला के, फुसला के, पैसा दे के, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उनके वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो करतारपुर में हो या जत्थे जो पाकिस्तान जाते हैं उसमें हो, और इंडिया के खिलाफ बातचीत करने की उकसाते हैं, और फिर वो इंस्टाग्राम, ट्विटर पे वायरल करते हैं। तो ये हमेशा से पाकिस्तान की एक पूरी रणनीति रही है कि किसी तरीके से सिखों में और हिंदुओं में दबाव पैदा करें। एक मेरे पत्रकार मित्र हैं जो करतारपुर के दिन वहाँ पर गए थे, और गोल्फ कार्ट पे वहाँ पर बैठे और गए, और जैसे ही वो गोल्फ कार्ट वाले से बातचीत करने लगे, तो गोल्फ कार्ट वाले ने बोला, जो वहाँ का पाकिस्तानी मुसलमान था, कि सरदार जी, इन हिंदुओं का क्या करना है? तो ये मानसिकता यहाँ पर है। आप हिंदुस्तान के सिख से या हिंदू से पूछेंगे कि मुसलमान का क्या करना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पर सेकुलरिज्म है, चाहे लोग क्रिटिसाइज करें उस सेकुलरिज्म को, क्या कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स को, लेफ्ट के अपीजमेंट पॉलिटिक्स को, लेकिन सेकुलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मुसलमान, सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन एक कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वल पार्ट है। पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ हैं, वो पहले मुसलमान के लिए है, और फिर जो थोड़ा बहुत बचा वो सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियन के लिए, अहमदिया के लिए है। आज भी खैबर पख्तूनवा में या पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में सिखों पर हमला होता है, उनको मारा जाता है, और वहाँ पर कन्वर्जन भी होता है। हमने हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, सिखों की जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको अगवा करके ले जाते हैं मियाँ मिट्टू सिंध में, और वहाँ पर शादी कर देता है, उनको कन्वर्ट कर देता है इस्लाम में। तो ये तो सच्चाई कोई भी जुटला नहीं सकता। तो आज का जो खालिस्तान है, आज का जो पाकिस्तान है, वो पूरी तरीके से उकसाने की कोशिश कर रहा है। SFJ के थ्रू
रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की सरकार, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, NIA, रॉ, IB, पुलिस ये कभी होने नहीं देगी। चाहे वो छोटे मोटे ब्लास्ट करते रहें, कुछ भी। मुझे भी धमकियाँ मिली हैं खालिस्तानी से, मुझे जो सिक्योरिटी है वो खालिस्तानियों की धमकी की वजह से ही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी ये कोशिश कर लें ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जिस दिन हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त US, कनाडा और यूरोप में सबसे बड़ी रेड जो है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के गैंग के खिलाफ हुई है। और उसमें भी निज्जर का मामला आता है, उस पर तो हम अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं, और जो 2023 में घटना हुई थी। तो मुझे पूरी तरीके से लगता है कि एक इतिहास में भी कुछ फॉरेन कंट्रीज़ का, जो खासकर कनाडा, US और UK, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरी आखिरी बात है, कि हमने 80 के दशक में देखा एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है कनिष्क एयर इंडिया का, जिसमें कितने कैनेडियन मारे जाते हैं। पूरी तरीके से कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको पता था कि इसमें खालिस्तानी इन्वॉल्व हैं, और जो खालिस्तानी हैं वो कैनेडियन सिटीजन हैं, कनाडा में रहते हैं, लेकिन तब भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज भी, आज कितने 40 साल हो गए, आज भी वो केस जो हैं कनाडा, हम तो दिल्ली के केस की बात करते हैं ना, 84 के जो दंगे हुए या सिखों को कत्लेआम किया गया, लेकिन कनिष्क का जो केस है वो आज भी वहाँ पर कनाडा के कोर्टों में चल रहा है, और वहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। अरे भाई, वहाँ की कनाडा की इंटेलिजेंस को पता है कि ये सिखों ने किया था, और जो सिख के जो चरमपंथी हैं या आतंकवादी हैं उन्होंने किया था, लेकिन तब भी इसको जुटलाने की पूरी कोशिश हो रही है। UK में भी हमने सेम चीज़ देखी कि किसी तरीके से जो अलगाववाद है या खालिस्तान है उसको बढ़ावा दिया गया इंडिया को आर्म ट्विस्ट करने के लिए, कि ट्रेड पे, डिफेंस डील्स में किसी तरीके से इंडिया को मरोड़ा जाए। अब इसमें कोई एक वर्ग होगा, आज किसी डिप्टी SP का भी नाम आया पंजाब पुलिस में जो SHO है टांडा में, अब उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा भी नो टॉलरेंस अप्रोच होना चाहिए, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो सेपरेटिज्म हो, चाहे वो आतंकवाद हो। तो मुझे लगता है ये टेस्ट केस है, लॉरेंस बिश्नोई पे उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन अगर पंजाब पुलिस का कोई अधिकारी इसमें है उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। और आज जो है आपने उड़ता पंजाब की बात की, पंजाब जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग्स ट्रेड उभर के आया है पिछले 10 से 20 साल में। हमने देखा कि वहाँ के जो युवा हैं बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस मेरे को वहाँ से, अमृतसर से, तरन तारण से, हर जगह से आए हैं। मैंने एक इन्वेस्टिगेशन भी तरन तारण में किया था कि एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर था, और मैं कुछ लोगों के साथ गया देखने के लिए कि वहाँ ड्रग्स मिलते हैं क्या, क्या होता है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, और ओपनली मुझे वहाँ पर एक ड्रग्स का जो है वो मिला, स्मगलर, तरन तारण डी एडिक्शन सेंटर के अंदर। और उसने मेरी शक्ल देख के देखा, नहीं आप तो ड्रग्स नहीं लेते होंगे, आप तो थोड़े सुलझे हुए लगते हैं, ये जो आपके साथ बंदा है ये लेता होगा। तो ये ओपनली, और उसने बोला कि 3000 रुपये दो, मैं आपको देता हूँ कोकेन। तो ऐसा धड़ल्ले से जो है पंजाब में चलता है आज भी, और कई एक्यूजेशन पंजाब पुलिस के खिलाफ लगे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके खिलाफ लगे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निपटारा जो है सरकार को करना पड़ेगा, और चाहे वो पंजाब सरकार हो या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन हमने सतलुज से शुरू किया, तो मैं सतलुज से ही एंड करूंगा कि मुझे लगता है ऐसी कहानियां जो हैं बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, इसमें मापदंड होना चाहिए कि उकसाना नहीं चाहिए, आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, लेकिन दिलजीत दोसांझ जो है किसी भी तरीके का खुद का प्रोपेगेंडा या PR कर रहे हो, उन्हें हक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को बैन करके सरकार की जो मंशा रही होगी वो कामयाब हुई है। मुझे लगता है कि सतलुज एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है पंजाब के इतिहास का जिसको आप मिटा नहीं सकते। वो एक काला धब्बा है, और वो तो आपको बताना पड़ेगा। और जो सच होता है ना, चाहे वो आतंकवाद का सच हो, चाहे वो जसवंत सिंह खालरा का सच हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का सच हो, वो छिपेगा नहीं, वो एक न एक दिन तो बाहर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। तो आज सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में हमने बात की पंजाब 95 की, यानी सतलुज फिल्म की। सतलुज फिल्म में अहम किरदार है जसवंत सिंह खालड़ा का, जिसको दिलजीत दोसांझ ने निभाया है। हर घर में ये फिल्म देखी जा रही है। ये फिल्म कैसे बनी, क्यों बनी और कैसे इस पर बैन लगा और इसकी वजह क्या हो सकती है, आदित्य राज कौल ने खुलकर हमें बताया। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।